इसमें सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू जब होता है तो SC ST का इंटरव्यू अलग होता है और जनरल का इंटरव्यू अलग होता है। तो हमारे आदमी जो लोग टॉपर्स में होते हैं, जिनका जनरल में नंबर आने वाला होता है, वो लोग इंटरव्यू में जानबूझकर पक्षपात करके उनको कम नंबर देते हैं ताकि वो जनरल सीट पे ना आ पाए। मैंने इसके ऊपर यूपीएससी के चेयरमैन को लेटर लिखा कि भाई मैंने पूरे जो डाटा निकाले, आंकड़े निकाले, उससे प्रतीत होता है कि SC ST का इंटरव्यू अलग इसलिए किया जाता है ताकि इंटरव्यू में उनको कम नंबर देकर पीछे किया जा सके। तो मेरी ये मांग है, आप इंटरव्यू में 2 काम करें। एक तो इंटरव्यू के नंबर कम कर दो, 100 नंबर कर दो, और दूसरा आप इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू देने वाले की जाति का पता नहीं होना चाहिए। ये क्यों अलग होता है SC ST का इंटरव्यू? आप जान के चौंक जाएंगे उसके जवाब। जानते हो उसने जवाब क्या दिया? यूपीएससी के एडिशनल सेक्रेटरी की तरफ से जवाब आया। उसने कहा कि ये भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने एक ऑर्डर जारी किया था वर्षों पहले कि SC ST चूंकि कमजोर होते हैं पढ़ने में, इसलिए उनके साथ लीनियंसी बरती जाए इंटरव्यू में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लीनियंसी बरती जा रही है या उनके साथ पक्षपात होना, जानबूझकर उनका नंबर कम दिए जा रहे हैं? उनको जानबूझ के नंबर कम दिए जा रहे हैं। लीनियंसी कहां बरती जा रही है? जो बच्चा मेडिकल में टॉपर था एम्स में, उस बच्चे को फेल किया गया, उसको सुसाइड करना पड़ा। उसके बाद जब मुद्दा बना, उसकी कॉपी जांची गई तो वो ही वाज टॉपर ऑफ दैट बैच। मतलब जाति की वजह से इतना उत्पीड़न। एम्स हॉस्पिटल के अंदर टॉपर को फेल किया। सफदरजंग के अंदर 25 बच्चे कई साल तक फेल किए गए। जब मुद्दा बना, संसद में उठा, कोर्ट में गया, उनकी कॉपी बाहर जांच कराई गई, 25 के 25 बच्चे पास हो गए। कैसे देश में रह रहे हैं हम? हमारे नेताओं को ढूंढ बनना चाहिए। हमारे MP और MLA क्या इसीलिए बनाए थे बाबा साहब ने कि जाकर कुर्सी पे बैठ जाए, आंख मीच के बैठ जाए, जुबानें बंद हो जाती है उनकी। समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति उनको दिखते नहीं है क्या? क्या उनके मन में दर्द नहीं होना चाहिए समाज के लिए? क्या समाज की लड़ाई उनको लड़ना नहीं चाहिए? क्या संसद के अंदर समाज के मुद्दों को उठाना नहीं चाहिए? Are we truly representing our society? Indeed, no. We are not truly representing our society because we are not raising issues of our community. We are keeping mum. ये शर्म की बात है। चुप्पी साध लेते हैं लोग। विधानसभा के अंदर, संसद के अंदर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे किसी ने कुछ चिपका दिया हो। बोलते नहीं है। भाई किसने दिया था रिजर्वेशन? ये रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन टू दी सोसाइटी। आप अगर वहां हैं तो समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर क्या वास्तव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? धोखा तो नहीं दे रहे हैं? मुझे प्रतीत होता है लोग धोखा दे रहे हैं। ऐसे MP MLA बनने से क्या फायदा? ऐसे मंत्री भी बनकर बैठ जाए और अपने समाज की बात को भी ना कर पाए, तो ऐसे मंत्री बनके या कुछ भी पा जाए, उसका फायदा क्या है? हमारा आदमी राष्ट्रपति बनता है तो दलित राष्ट्रपति, हमारा आदमी मुख्य न्यायाधीश बनता है तो दलित मुख्य न्यायाधीश। तो ये क्या है? कौन लोग हैं वो जो हमारी अलग आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं? मैं समझता हूं कि आज एक तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बुलाया, और मैं आपको एक प्रॉमिस जरूर करूंगा, मैं मर सकता हूं पर झुकूंगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं झुकूंगा। और अम्बेडकराइट होना किसी भी बड़े से बड़ी कुर्सी से अपना आपका बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है। कोई कितने बड़ी कुर्सी में बैठा हो, याद रहे एक बार उसकी तुलना किसी सच्चे अम्बेडकरवादी से कर लेना, उसके सामने आकर उसका पेशाब निकल जाएगा। हम लोगों ने तय किया है पूरे देश के अंदर हम पहुंचाएंगे। जितना पूरे दुनिया से मुझे फोन आए, पूरे दुनिया से और भारत के कोने कोने से, मुझे तो पहली बार लगा है कि दर्द तो सब अंदर छुपाए हुए थे, इस घटना के बाद वो दर्द निकल कर बाहर आ गया। किस किस को रोकोगे? 22 प्रतिज्ञा देश के कोने कोने में हो रही है। कोई गीत गा के कर रहा है तो कोई दूसरे तरीके से कर रहा है, करके गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उसे गौरव की अनुभूति हो रही है। सोच के देखो, जिस दिन पूरा भारत बौद्ध में बनेगा, फिर से भारत दुनिया में नंबर 1 बनेगा। एक समय सम्राट अशोक के टाइम पे बौद्ध में भारत था, लेके म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां खोदते हैं वही बुद्ध निकलते हैं। ये जो मंदिर में ढूंढते फिर रहे ना कि शिवलिंग है क्या है, मस्जिद में ढूंढ रहे हैं,
मैं इनको कह देना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर खुदाई करवाना बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि जहां खोदोगे बुद्ध निकलेंगे, केवल और केवल बुद्ध निकलेंगे। और यही कड़वा सच है। भारत में 2200 के करीब गुफाएं हैं। 2200 के करीब गुफाओं में से 2000 से ज्यादा गुफाओं के अंदर बुद्ध नजर आते हैं, बुद्धिस्ट संस्कृति नजर आती है। तो हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम कोई धर्म परिवर्तन ना तो करते हैं न करवाते हैं, हम केवल अपने लोगों को याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम लोग रास्ता भटक गए थे। अब चलो वापस अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी करें। हम तो वापसी कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं। भाई आप खुद सोचो, एक व्यक्ति अगर घर से निकला और अचानक रास्ता भूल गया, भटक गया और उसकी याददाश्त चली गई, चलते चलते चला जा रहा है। कल को अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए, मैं आप सब साथियों से पूछना चाहता हूं, वो वापस अपने घर जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ना। तो आज हमें पता चल गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, अब भारत बौद्ध में बन के रहेगा। क्योंकि भारत में बहुजन 88% है। 88% लोग तो वापस अपने बुजुर्गों की संस्कृति में आएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे भी आपने चिंगारी तो हम आपने लगा दी, जब आपने लगा दी तो भुगतो। जब आप जाति छोड़ने को तैयार नहीं हो, जाति की वजह से हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटकर कत्ल कर रहे हो, जाति की वजह से मंदिर घुसने पर, मूर्ति छूने पर हमारे लोगों की हत्या कर रहे हो, जाति की वजह से घोड़ी खरीदने पर, मूछ रखने पर, घड़ा छूने पर हत्या कर रहे हो, तब क्या हम हिंदू नहीं होते? अगर हम हिंदू हैं तो मंदिर प्रवेश पे हमारे लोगों की हत्या क्यों? अगर हम हिंदू हैं तो मूर्ति छूने पर हमारी हत्या क्यों? इसका मतलब अंतर समझ जाइए। मेरे समाज के लोग तो अंतर समझने लगे हैं, और जिसकी समझ आ रहा है वही बुद्ध की ओर चल पड़ा है। जिसके समझ आ रहा है वही बुद्ध की ओर चल पड़ा है। तो मैं एक लाइन गा के आपको आह्वान करूंगा, अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है, भीम बुलाता है, मिशन जय भीम बुलाता है। अब तो चलो बुद्ध की ओर, मिशन जय भीम बुलाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जब हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या होती है, हमारे भाइयों का कत्ल होता है, तो उनके हक और न्याय की लड़ाई को केवल दलित, पिछड़े, आदिवासी ही क्यों लड़ते हैं? जो लोग हमें कहते हैं कि तुम अधार्मिक हो, तुम गलत कर रहे हो, मैं कहता हूं हम न्याय प्रिय हैं। तुम अधार्मिक हो, तुम अन्यायी हो, तुम अत्याचारी हो, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम अधर्मी हो। हम धर्म को मानने वाले हैं, हम बुद्ध के धम्म को मानते हैं। और धम्म में और धर्म में एक अंतर बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। धर्म चलता है धर्मशास्त्र से और धम्म चलता है प्रज्ञा से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। हम अंधविश्वासी नहीं है, हम पाखंडी नहीं है। हम ना तो हम किसी जादू टोने में भरोसा करते हैं और ना ही किसी अंधविश्वास और पाखंडवाद में भरोसा करते हैं। हम तो यथार्थ में भरोसा करते हैं। हम तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलने वाले लोग हैं। और अब हमारे बहन बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, अगर हमारे भाई का कोई कष्ट करेगा तो तैयार रहे। हमारे समाज के लोग और ज्यादा बर्दाश्त करने की नीयत में नहीं है। हम अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे। और हर मुद्दे पे हमारे हजारों वकील, हमारे समाज के अलग अलग पैसे से जुड़े लोग पूरे देश के अंदर तैयार हो गए। मेरी पूरे देश में बात चल रही है। अब इस न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था ना, बौद्ध में भारत का सपना, और ऐसा सपना जिसके अंदर कोई ऊंच नीच ना हो, छुआछूत ना हो, जिसमें किसी के साथ अन्याय ना हो, उसी तरह के भारत का निर्माण करना है, जहाँ समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री हो। उसी भारत का निर्माण करना है। किसी सूरत पे चैन से नहीं बैठेंगे और मिलके अब इस लड़ाई को देश के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। और देश के अंदर किसी भी कोने में कहीं भी हमारे भाई बहन के साथ कोई भी उत्पीड़न की घटना होगी तो उसको जवाब कोर्ट के अंदर भी देंगे और रोड पे भी देंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जिस दिन मेरा समाज ये तय कर देगा, क्योंकि मैं तो निकल पड़ा पूरे देश में जाना है, लेकिन जिस दिन मेरा समाज ये कहेगा पूरी तरह राजनीति छोड़ दो, उस दिन मैं आप सबके बीच में संकल्प ले रहा हूं
बाबा साहब के सामने ये प्रतिज्ञा है मेरी, जिस दिन मैंने समाज का पूरी तरह राजनीति छोड़ो, केवल समाज की लड़ाई लड़ो, केवल धर्म के लिए काम करो, मैं राजनीति छोड़ के केवल और केवल समाज की लड़ाई को और धर्म की लड़ाई को लड़ूंगा। यही मेरा अंतिम निर्णय है। मैं अपना कोई निर्णय नहीं लूंगा। मेरा निर्णय मेरे समाज में जिसने मुझे इतना ताकतवर बनाया, जो रात दिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, यहाँ तक कि जो मेरे किसी मुद्दे पर थोड़े बहुत अगर वैचारिक मतभेद भी था, वो लोग भी सारे पूरे देश के कोने कोने से साथ खड़े हो गए। क्योंकि वैचारिक मतभेद तो होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। सारे के सारे लोगों को विचार नहीं मिल सकते, पांचों उंगली बराबर नहीं होती, हर आदमी की अपनी सोच होती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें समाज की इस लड़ाई को लड़ के जीत हासिल करनी है। और आज आपको शेयर करते मुझे एक और खुशी हुई है और अभिमान भी हो रहा है, इस बात का गर्व भी हो रहा है कि वो सत्य प्रकाश मेरा छोटा भाई, जब हम बच्चों को फ्री पढ़ाते थे, कभी उसको भी हमने फ्री पढ़ाया है। आज वो समाज की लड़ाई में आगे नहीं होकर तैयार है, लड़ता है, हर जगह जाके लड़ता है। तो इसका मतलब हम जो जिन बच्चों को हमने फ्री पढ़ाया, उन्हीं बच्चों में से डॉक्टर अम्बेडकरवादी सिपाही तैयार हो गए, पूरे देश की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात का मुझे गौरव है। सत्य प्रकाश, मुझे तुम पे गर्व है। इस लड़ाई में कभी कमजोर मत पड़ना। तुमसे पहले ढाल की तरह राजेंद्र गौतम सीना अड़ा के आगे खड़ा मिलेगा। इस लड़ाई को टूटने नहीं देंगे, कमजोर नहीं होने देंगे। मंडल जी, इस लड़ाई को हम जीतेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अब एक नारे के साथ, निवेदन के साथ, क्योंकि उसी में सारा सार है। जाति छोड़ो समाज छोड़ो, जाति छोड़ो समाज छोड़ो, जाति छोड़ो। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, बौद्ध धर्म की क्या पहचान। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।